हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो ये उसकी थर्ड क्लास है। इसकी दो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फोटोशॉप फुल कोर्स का एक प्लेलिस्ट हमने बना के रखा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या आपको आई बटन में यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज की जो थर्ड क्लास है ये पूरी तरह से होने वाली है लेयर पैनल के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लेयर पैनल की पूरी डिटेल समझेंगे, उसके इंपॉर्टेंस समझेंगे, उसके यूजेस समझेंगे, और ये किस तरह से काम करता है ये समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे फोटोशॉप में और एक्सप्लोर करते हैं हमारा नया लेयर पैनल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोई फाइल खोलता हूँ। यहाँ पे मैं सिंगल मैंने एक सिटी का फोटो यहाँ पे ओपन किया है। दोस्तों, आप यहाँ पे जब राइट साइड में जाकर देखेंगे तो यहाँ ये जो पैनल है ये लेयर पैनल है। इसी में आगे जो है चैनल है और उसके आगे पाथ है, पर फर्स्ट जो है वो लेयर पैनल है। तो आज हम इस लेयर पैनल को ही थरली समझने वाले हैं। अगर आपको अपने फोटोशॉप में ये यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो उसको ठीक करने के लिए आप विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ से रीसेट, आपको ऊपर एसेंशियल सिलेक्टेड होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आपको रीसेट एसेंशियल कर देना है। तो रीसेट एसेंशियल जैसे ही आप करेंगे तो अगर बाई चांस आपका कोई पैनल यहाँ से क्लोज हो गया होगा तो वो यहाँ पे वापस से अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेयर पैनल सामने खुला हुआ है। इसमें सबसे पहले जब हम कोई इमेज खोलते हैं तो वो उसको एज ए बैकग्राउंड लेयर कंसिडर करता है। और बैकग्राउंड लेयर का मीनिंग ये है कि इसमें अगर मैं इसको अभी मैं चाहूँ इसको अगर मूव करना, तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा होगा कि द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव ए बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब कोई लेयर बैकग्राउंड लेयर बनी हुई है तो बैकग्राउंड लेयर को आप ना ही मूव कर सकते हो, ना ही उसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ना ही उसमें यहाँ कोई ऑप्शन भी आप देखोगे लेयर पैनल पे सारे के सारे ऑफ हुए पड़े हैं, अभी सारे बंद हैं। तो यानी कि मैं इसमें अभी कोई एडिटिंग डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेयर जो है लॉक होती है। बैकग्राउंड लेयर का मतलब ये है दोस्तों कि ये सबसे लास्ट में रहने वाली है, और इसके ऊपर जो भी आप बैकग्राउंड लेयर को आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हो तो पीछे का जो कैनवास वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैसे रहेगा। उसके ऊपर आप फिर चाहे कितना ही कलर से पेंट करते रहो, पर वो क्लॉथ का जो स्ट्रक्चर है या जो मटेरियल है या टेक्सचर है वो वैसा के वैसे रहेगा। तो ये उसी तरह का कुछ बैकग्राउंड लेयर को ये यहाँ पे कंसिडर करता है। लेकिन ये क्योंकि डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारे सामने, तो हम इसको जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं यहाँ की प्रॉपर्टी। तो इसको अगर हमें नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना, या तो हम इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो जब इसमें डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन शो रहा होगा। यहाँ पे आप लेयर को नाम दे सकते हैं और जैसे ही ओके आप दबाएंगे तो ये लेयर नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तरीका और है इसको करने का, वो और आसान है कि इसी में राइट साइड में जो लॉक का आइकन दिख रहा है उस पर सिर्फ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे लेयर का नाम यहाँ पे चेंज हो गया और लेयर ज़ीरो हो गया है। तो अब ये लेयर ज़ीरो हो गई है और अब इसको मैं चाहूँ जैसा मूव कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको मूव किया तो आप देखो कि पीछे जो ट्रांसपेरेंट एरिया था वो यहाँ पे विजिबल हो गया है। तो फोटोशॉप में जहाँ पे भी कोई पिक्सल एग्जिस्ट नहीं करता उस एरिया को ये ट्रांसपेरेंट एरिया दिखाता है, और उसको जो ये इस तरह के ग्रे और वाइट कलर के चेक्स में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसको अगर वापस मैं जगह पे लाना चाहूँ तो मूव करके वापस ला सकता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं कुछ भी ब्रश वगैरह चलाना चाहूँ या इसको जो भी इसमें सेटिंग्स करना चाहूँ यहाँ कर सकता हूँ। और आप देखेंगे कि लेयर पे भी मेरे सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो अब अगर मुझे इसके ऊपर लाइक कोई और चीज़ ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे मेरे पास नीचे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर मैं इस पर डायरेक्टली कोई ड्रॉ करता हूँ, यानी कि मैं अगर इस पर यहाँ से मैं ब्रश लेता हूँ, यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट किया ब्लू, या मैं इसको मजेंटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे ब्रश का साइज इंक्रीज करने के लिए कीबोर्ड पे ब्रैकेट ओपन वाला, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट ओपन जो होता है वो इसका शॉर्टकट है। तो ओपन ब्रैकेट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा होगा। और इसको अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रशेस के जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ दिखा रहा होगा। तो यहाँ से मैं हार्ड राउंड सेलेक्ट करूँगा, और अब मैं जब इसके ऊपर ब्रश चलाता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो मैंने ब्रश इसके ऊपर मूव कर दिया है, ये इसके ऊपर परमानेंटली इसको मैंने डैमेज कर दिया है इमेज को, यानी कि ये इसी सिंगल पिक्चर के ऊपर मैंने इसको पेंट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इस कैनवास के ऊपर हमने, ये जो पीछे कैनवास था इसके ऊपर हमने जो कलर पेंट कर दिया वो परमानेंट हो गया। तो लेयर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करती है कि हमको अगर किसी इमेज के ऊपर कुछ ड्रॉ करना है, कोई एलिमेंट इनपुट करना है, या किसी भी तरह का आर्टवर्क उस पर क्रिएट करना है, तो हम उसको एक डिफरेंट लेयर पे क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी पीछे वाली लेयर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी और हमारी ओरिजिनल इमेज को एज इट इज़ मेंटेन करेगी। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। हाँ, तो अभी हमारा हम स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आ गए।
तो अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे कोई नया ब्रश से इस पे पेंट करना है या कुछ भी आर्टवर्क इस पे क्रिएट करना है, तो मैं उसको एक नई लेयर पे करूँगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वो है जो कि अभी ऑफ है, यानी कि वो डिलीट लेयर है, क्योंकि सिंगल लेयर है तो इसलिए वो उसको डिलीट नहीं करेगा। एटलीस्ट वन लेयर तो हमेशा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इसके पास में एक है क्रिएट अ न्यू लेयर। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक लेयर वन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ग्रे चेक्स जो उस पर दिखा रहा है, उसका मतलब है कि वो लेयर अभी ब्लैंक है, उसमें कोई भी ड्राइंग या कुछ भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है। लाइक मैंने ब्लू कलर से पेंट किया, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इसके ऊपर जब मैंने कोई ब्रश से यहाँ पे स्ट्रोक क्रिएट किया, तो ये जो स्ट्रोक है ये इंडिपेंडेंटली अलग लेयर पे है, और इस कारण से जब भी मैं इमेज को मूव करूँगा तो आप देखोगे कि इमेज मूव हो रही है और ऊपर का ब्रश का स्ट्रोक मूव नहीं हो रहा है। और इसी तरह से जब मैं ब्रश के स्ट्रोक को चाहूँ उसकी पोजीशन चेंज करना, तो मैं उसको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकता हूँ, उसको पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, उसका कंट्रोल टी दबा के मैं उसका रीसाइजिंग कर सकता हूँ, और भी मैं इसमें जो भी चाहे चेंज फर्दर कर सकता हूँ। तो ये जो लिबर्टी हमें मिलती है दोस्तों, ये लेयर पैनल के कारण मिलती है, यानी कि हम हर अपने ड्राइंग को जो भी हम एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं हमारे डिज़ाइन में, उसको हम एक अलग डिफरेंट लेयर पे रखते हैं, ताकि हमारा जो पीछे आर्टवर्क हो उसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। जो भी हम नए ऑब्जेक्ट उसमें इनपुट कर रहे हैं, जब जो भी हम उसमें नए इफेक्ट्स लगा रहे हैं, जो भी हम उसमें ड्राइंग कर रहे हैं, उन्हें हम हमेशा डिफरेंट लेयर पे क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा काम करने का नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका होता है, जिससे कि हमारे इमेज को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो अगर इसके ऊपर मुझे कोई अदर मॉडल ऐड करना है, तो मैं वापस से अपने इमेज फ़ोल्डर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं देखूँगा कि कोई इमेज अगर मैं चाहूँ, ये वाला जो मॉडल का ये फीमेल मॉडल है, इसको अगर मैं चाहता हूँ इस इमेज के साथ में जॉइन करना, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, इसको ओपन विथ फ़ोटोशॉप पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारा फ़ोटोशॉप में ओपन हो गया है। अब ये दो अलग इंडिपेंडेंट फाइल हैं। आप देखोगे स्काई स्क्रैपर का एक इमेज अलग है, और इसी के पास में एक फाइल और मेरे पास ओपन हुआ है, स्माइलिंग बिजनेस वूमन। तो इसको मुझे वहाँ लेकर जाना है, तो मैं यहाँ से क्विक क्विक सिलेक्शन वाले टूल पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेगा। देन इसको मैं यहाँ पे मास्क जो लेयर होती है, लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा, ताकि इसको मास्क कर दें। तो इसको हम लोग मास्क करेंगे तो आप देखोगे जो ब्लैक वाला एयर है वो इनविजिबल है, जो वाइट वाला है वो विजिबल है। मास्किंग वाली क्लास अगर आपने पिछले वाली नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, ताकि आपको मास्किंग यहाँ से समझ में आए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ एक तरीका है कि मैं सिर्फ इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा, और ऊपर दूसरी वाली जो मेरी फाइल है उसके टाइटल के ऊपर जाऊँगा, और फिर जैसे ही वो फाइल ओपन होती है नीचे लाके मैं जैसे ही कर्सर छोड़ूंगा, तो आप देखोगे कि ये इमेज वहाँ से यहाँ पे मूव हो गई है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, लेयर पे मेरा सिलेक्टेड है, लेयर पे क्लिक करूँ, एडिट में जाऊँ, कॉपी पे क्लिक करूँ, दूसरी फाइल में जाऊँ, और यहाँ पे जाके मैं एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से भी मेरी वो लेयर यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। तो एक ये तरीका है हमारे सामने कि हम किसी भी अदर इमेज को ज्वाइन करना चाहें, इसमें ऐड करना चाहें, तो हम वहाँ से ला सकते हैं। अभी इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसको कंट्रोल टी दबाते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये हमने इसको थोड़ा हमारे आर्टवर्क के हिसाब से रीसाइज कर लिया। अब आप देखोगे कि ये एक डिफरेंट लेयर पे है और एक डिफरेंट लेयर पे है ना। और इसके साथ में जो हमारे लेयर के साथ में जो लेयर मास्क है वो हमने यहाँ नीचे से मास्किंग क्रिएट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी भी वो जो हमारे मॉडल के साथ में बैकग्राउंड था वो वहाँ मौजूद है, लेकिन मास्क हमने उसको किया हुआ है, तो वो अभी यहाँ पे मास्क होने के कारण नहीं दिखा रहा है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि हमें जब कोई चीज़ कट आउट करना है तो हम उसे लेयर मास्क कर दें, ताकि हमारे पास उसका ओरिजिनल इमेज हमेशा वैसा का वैसा मौजूद रहे। इन फ्यूचर अगर हमें लगता है कि हमें इसको कोई चीज़ ऐड ऑन करना है, रिड्यूस कट डाउन करना है, तो लिबर्टी हमारे साथ हमेशा रहती है। जब मुझे लेयर मास्क को डिसेबल करना है तो शिफ्ट दबा के, तो मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूंगा और लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे लेयर मास्क डिसेबल हो गया है, जिससे कि मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे जो इमेज है वो कैसा है। और फिर वापस से अगेन मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा तो ये मेरा वापस अनेबल हो गया है। तो इस तरह से हम लेयर मास्क को डिसेबल और अनेबल भी कर सकते हैं। और यहाँ बीच में आप देखोगे तो लिंक वाला बटन यहाँ पे दिख रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जिससे कि लेयर मास्क और इमेज जो है एक दूसरे के साथ में लॉक्ड है। यानी कि अगर इसको मैं ऑफ कर दूं, तो अब ये दोनों इंडिपेंडेंटली भी मूव हो सकते हैं, जिससे कि अगर मैं लेयर मास्क पे क्लिक करूंगा और मूव करूंगा, तो अब आप देखोगे जो मेरा सिलेक्शन वाला जो एरिया था वो मूव हो रहा है। और इस कारण से क्या है कि मेरा जो कटआउट एरिया था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसे लॉक करके रखते हैं। इन दोनों के सेंटर में क्लिक करना है तो वो चेन वाला आइकन रिप्रेजेंट हो जाएगा।
इसका मतलब है कि अब ये लॉक है। तो अब अगर मैं मूव करूँगा तो इमेज और लेयर मास्क एक साथ मूव करेगा। हम इसमें लेयर स्टैकिंग ऑर्डर में एक के ऊपर एक हम अरेंज कर सकते हैं। तो जो लेयर ऊपर होगी वो हमें इन फ्रंट दिख रही होगी सामने कैनवास पे, जो लेयर बैक होगी वो हमें बैक साइड में दिख रही होगी। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ मूव करके छोड़ देता हूँ तो अब आप देखोगे जो मॉडल का लेयर है वो यहाँ स्टैकिंग ऑर्डर में पीछे चला गया है, और स्काई स्क्रैपर का जो इमेज है वो स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर आ गया है। इसीलिए हमारे यहाँ सामने हमें मॉडल विजिबल नहीं दिख रहा है, जबकि वो मॉडल वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो कहाँ चला गया है, वो इस इमेज के पीछे चला गया। यानी कि इसको अगर मैं मूव करूँगा तो आप देखोगे वहाँ पे वो मौजूद है। तो हमें लेयर का स्टैकिंग ऑर्डर इस तरह से मेंटेन करना है कि हमें कौन सी लेयर ऊपर दिखानी है, कौन सी लेयर पीछे दिखानी है, हम इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो वापस से मैंने उसको क्लिक करके ऊपर ड्रैग किया तो अब ये इमेज मेरे सामने फिर से मौजूद है। इसके अंदर अगर मैं कोई एडजस्टमेंट लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे सामने यही नीचे ऑप्शन मौजूद हैं। ये इतने सारे ऑप्शन हैं जिसमें कि सबसे ऊपर वाला जो है वो सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और पैटर्न है। तो ये बेसिकली तीन फिल एडजस्टमेंट हैं। उसके नीचे अगर आप एडजस्टमेंट देखेंगे तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट है, लेवल है, कर्व और एक्सपोजर है। तो ये हमारे चार अलग एडजस्टमेंट है जो कि हमारे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, कर्व्स और एक्सपोजर को हैंडल करते हैं। फ्रंट है उसके नीचे वाले जो एडजस्टमेंट है ये हमारे कलर्स को एडजस्टमेंट करने वाले एडजस्टमेंट है, और उसके नीचे वाले जो है ये हमारे फर्दर और एड ऑन। तो अगर मैं सबसे बेसिक वाला इसमें कोई एडजस्टमेंट यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, अगर मैं चाहूँ इसका कुछ चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि एक नया लेयर यहाँ पे ऐड हो गया है जो कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट का एडजस्टमेंट लेयर है। तो अभी क्योंकि इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया है तो ये एज इट इज़ ऐसा कैसी है। इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो इसी की प्रॉपर्टी आप ऊपर देख पा रहे होगे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखा रहा है। इसको जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखोगे ये पूरी इमेज का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, जो भी चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। रीसेट करने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है तो इसको वापस रीसेट करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसमें अगर मैं कॉन्ट्रास्ट ऐड करूँ तो आप देखोगे कि ये इस तरह से कुछ इमेज मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है। अभी ये आप देखोगे इफेक्ट जो मैंने एडजस्टमेंट लगाया है ये पूरे आर्टवर्क के ऊपर एक जैसा लग रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे मॉडल वाले इमेज के ऊपर ही रहे और उसके नीचे जो लेयर मौजूद है बैकग्राउंड उसके ऊपर ये ना रिप्रेजेंट हो, तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है कि क्लिपिंग मार्क्स। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों लेयर के बीच में अपने कर्सर को लेके आना है और कीबोर्ड पे हमारे यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे हम ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि मेरे यहाँ आइकन चेंज हो रहा है, और इस आइकन चेंज होने का मतलब ये है कि जब मैं आप क्लिक कर दूंगा तो ये जो लेयर है, अब यहाँ देखोगे आप एक एरो यहाँ पे मेंशन हो गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ इसके नीचे वाली सिंगल लेयर के लिए अप्लीकेबल है। उसके नीचे वाले पे ये अब यहाँ पे, अब आप इसको बंद चालू करके अगर हम देखें तो यहाँ हमने जो एडजस्टमेंट लगाया था वो अब देखो सिर्फ मॉडल वाले हमारे सब्जेक्ट लेयर पे, ना कि उसकी बैकग्राउंड लेयर को वो इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से भी हम जो भी एडजस्टमेंट ऊपर लगाते हैं उनको हम जितना चाहे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने उसके अंडरलाइंग लेयर के अनुसार। और अगर हम इसमें और कोई फर्दर एडजस्टमेंट लगाते हैं, लाइक मैं इसमें कर्व्स लगाता हूँ तो कर्व्स का हमारे सामने यहाँ पे प्रॉपर्टी बार खुल गया है। कर्व्स से हम यहाँ पे राइट साइड में जो दिखता है यहाँ पे हमारे ब्राइट पिक्सल्स हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में डार्क पिक्सल्स हैं। तो हमें अगर इसके डार्क साइड के पिक्सल्स में एडिट करना है तो इसको हम डार्क को और हम डार्क करना चाहें तो इस कर्सर को मूव करेंगे, और ब्राइटनेस अगर इंक्रीज करना है तो लाइट वाले तरफ को हम मूव करेंगे तो ब्राइटनेस मूव करेगा। तो फोटोशॉप में एक ही एडजस्टमेंट को अप्लाई करने के कई तरीके हैं। जो भी आपको आसान लगता हो, जो भी आपको हैंडी लगता हो उससे कर सकते हो। जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट से भी हमने ये सेम सेटिंग करी थी और हम यहाँ कर्व से भी ये सेम सेटिंग यहाँ पे कर पा रहे हैं। लेकिन कर्व थोड़ा और जो कर्व वाला हमारा एडजस्टमेंट है ये थोड़ा और एडवांस है। इसमें हम कलर्स के साथ भी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में हमारे ब्राइट पिक्सल्स हैं और लेफ्ट साइड में हमारे डार्क पिक्सल्स हैं। यानी कि जो भी चेंज हम यहाँ पे करेंगे, ब्राइट अगर यहाँ सेंटर में क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ तो ब्राइट पिक्सल्स को वो नीचे की तरफ जब मैं मूव कर रहा हूँ तो डार्क कर रहा है। एंड देन मेरे जो डार्क वाले पिक्सल हैं वो अगर ज़्यादा डार्क होगा तो उनको मैं फर्दर थोड़ा सा मूव करके उनको ब्राइट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप देखोगे ये थोड़ा सा इस तरह का कुछ फेड इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और अगर अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरे सिर्फ मॉडल पर रहे, पीछे वाली इमेज पे ना रहे, तो मुझे कुछ नहीं करना है, अपनी कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करना है और इन दोनों के बीच में जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो जब मेरा आइकन चेंज होता है तब मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फिर आप देखोगे उस एडजस्टमेंट को मैंने जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि सिर्फ वो इस मॉडल इमेज के ऊपर ही अप्लाई हो। बंद और चालू करके हम इसको देख सकते हैं कि वो हमारा सामने इफेक्ट कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट हम चाहें रखना तो रखें, या हम इसे हटाना चाहें तो हम इसे हटा भी सकते हैं। तो हटाने के लिए कुछ नहीं है, हमें इसे क्लिक करके नीचे यहाँ पे रिसाइकल बिन वाला जो आइकन यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है उस पर छोड़ देना है तो वो डिलीट हो जाएगा।
तो कर्व्स वाले सेक्शन के लिए दोस्तों हम एक अलग एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, लेकिन अभी बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से काम करता है। और उसे मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे इसी सेटिंग में एक यहाँ डिलीट बटन भी है, तो जब मैं डिलीट दबा दूंगा तो ये लेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया डिलीट, मेरे से ऑप्शन पूछ रहा है डिलीट द लेयर कर्व, यस मैंने डिलीट किया। तो आप देखोगे अब मेरे पास में सिर्फ दो ही लेयर हैं, एक बैकग्राउंड लेयर और एक मेरा मॉडल की सब्जेक्ट लेयर। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, एडजस्टमेंट जो हम लगा रहे हैं इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ लेयर से लगाता हूँ जो कि बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से कोई एडजस्टमेंट लगाया, लाइक मैंने यहाँ से एक्सपोजर लगाया अभी, और एक्सपोजर मैंने इमेज का थोड़ा सा ओवरऑल बढ़ा दिया, है ना। अब ये जो एक्सपोजर मैंने बढ़ाया है वो क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट लेयर पे है, इसलिए हमेशा मेरे सामने ऑप्शन मौजूद रहेगा कि बाद में जब मैं चाहूँ थोड़ा सा इसको अगर एडजस्ट करना चाहूँ, मैं इसको कम करना चाहूँ, हटाना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ, तो मैं इसे यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये जो चेंज है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव चेंज है, क्योंकि ये एक सिंगल लेयर पे अलग से चेंज किया मैंने। एक और तरीका है, अगर इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ तो यही सारे एडजस्टमेंट जो हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर से मिल रहा है, यही सारे एडजस्टमेंट हमें यहाँ इमेज पे भी एडजस्टमेंट में भी यहाँ भी मिलते हैं। लेकिन ये वाले जो चेंजेस हैं सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, लाइक मैंने एक्सपोजर ऐड किया, तो मैंने यहाँ से एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना। अभी मुझे मे बी ये ठीक लग रहा है, मैंने इसको ओके जैसे ही किया तो ये इस इमेज पे डायरेक्टली अप्लाई हो गया है। और इस तरह से जब मैं कोई एडजस्टमेंट लगाता हूँ तो ये इस पर एक तरह का परमानेंट डैमेज है, यानी कि अब मैं इसको वापस कम करना ज़्यादा करना तो मैं उसको वो चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। तो वो जो लिबर्टी है वो मेरे पास सिर्फ यहाँ जब मैं लेयर से अप्लाई करता हूँ तब मिलती है। या एक और तरीका है जिसको एक और टेक्निक है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो एक तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ताकि जो हमने एडजस्टमेंट लगाया है वो हट जाए, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया। दूसरा आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई और एडजस्टमेंट लगाना है तो सबसे पहली बात तो उसको आप यहीं से लगाओ एडजस्टमेंट सारे, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से वो एक एड ऑन लेयर पे रहेंगे। या आप क्या कर सकते, इस लेयर को यहाँ पे तीन ऑप्शन में जाओगे तो इसको आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने इसको किया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो आप देखोगे इसके नीचे कि आइकन अपीयर हो गया। इसका मतलब है कि अब ये जो लेयर है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गई। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ये लेयर जो है अब एक अलग न्यू डॉक्यूमेंट में सेव हो गई है, और यहाँ पे सिर्फ इसका थंबनेल जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि ये जो हम यहाँ देख रहे हैं ये सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल फाइल नहीं है। इसका इस पर जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये अलग इंडिपेंडेंट फाइल में यहाँ पे ओपन हो गई है। लेयर वन का एक नया फाइल अलग अलग से ओपन हो गया है। और अब मैं जो भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ कर सकता हूँ, और जो सेव करूँगा तो यहाँ से जब मैं बंद करूँगा तो यहाँ पे वो अपीयर हो रहा होगा। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है कि इसके ऊपर अब मैं डायरेक्टली कोई ब्रश यहाँ पे अगर चलाना चाहूँ तो वो नहीं चला सकता, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और इसमें फर्दर में कोई भी इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, यानी कि साइज इसका इंक्रीज कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं यहाँ से कोई टूल, ब्रश, स्टैंपिंग, इरेजर ये सब नहीं चला सकता, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अब यहाँ पे जो अपीयर हो रहा है ये सिर्फ थंबनेल है इसका। इसकी ओरिजिनल इमेज जो है वो डबल क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ अलग फाइल में है। तो अगर मुझे कुछ यहाँ पे चेंज करना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है, ये रिस्ट्रिक्शन अगर इसको हम अभी यहाँ अवॉइड करते हैं, जो कि हम इसको इंडिपेंडेंट फाइल में वहाँ हैंडल कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं कोई भी फ़िल्टर लगाऊँ, भले मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर से लगाऊँ या मैं अदर देन इस कहीं से भी कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट लगाऊं, लाइक मैंने यहाँ से इसके ऊपर कर्व्स लगाया, तो ये जितने भी मैं इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगाऊंगा वो आप देखोगे कि यहाँ पे इसके साथ में एक स्मार्ट फिल्टर की तरह ऐड हो रहा है। यानी कि ये मेरे साथ अब यहाँ पे मेरे को वही लिबर्टी मिल रही है जो मुझे यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर लगाने पे मिल रही थी। यानी कि ये सेम उसी तरह से काम कर रहा है, इसको मैं फर्दर बाद में चेंज कर सकता हूँ। तो अभी मैंने जो इसमें लगाया कर्व्स लगाया, तो जब मैं कर्व पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक जब करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने कर्व्स का एडजस्टमेंट ओपन हो रहा होगा। तो यहाँ से मुझे इसको जो भी डार्क करना है, लाइट करना है, तो ये प्रीव्यू ऑन या ऑफ करके आप देख सकते हैं कि हमने जो एडजस्टमेंट लगाया है वो किस तरह से उस पर अप्लाई हो रहा है। और ओके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे अप्लाई है, और ये हमेशा हमारे सामने मौजूद रहेगा ऑप्शन कि हम इसको बाद में भी कभी चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने अभी तक कितने तरह की यहाँ पे लेयर देख ली है। एक हमने देख ली है मास्किंग लेयर, जो कि हम यहाँ से मास्क क्रिएट करते हैं। एक हमारा हो गया है स्मार्ट लेयर, जो कि हमने अभी क्रिएट किया है। और एक हमारा हो गया एडजस्टमेंट लेयर। और अगर अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करना, तो यहाँ पे से मैं यहाँ पे टी दबाऊँगा अपने कीबोर्ड पे, तो यहाँ मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं
और इसको मैं कंट्रोल टी करके बड़ा कर सकता हूँ। तो ये मैंने, और इसका मैं फॉन्ट भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो जब मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है टी पे, तो यहाँ ऊपर मेरी प्रॉपर्टी सेक्शन में यहाँ मेरे सामने कई सारे फॉन्ट्स हैं। तो यहाँ से मैं कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया। अभी मैं इसको सेम केस कर लेता हूँ ताकि मेरा साइजिंग एक जैसा रहे। तो अब आप देखोगे कि ये हमने इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके कलर को हम वाइट कर सकते हैं या जो भी हम कलर करना चाहें। तो ये हमने यहाँ पे बड़ा छोटा करना है तो देन हम फिर कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको फर्दर साइज़ हमारा छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसको हमें सेंटर करना है तो हम शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर हमारे सामने ऑप्शन दिखा रहे हैं काफ़ी सारे। तो इन 3 डॉट पे क्लिक करके हम यहाँ पे बोलेंगे कैनवास। तो कैनवास से वो हमारे इसको अरेंज कर रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो गया। वर्टिकली सेंटर करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो गया। लेकिन हमें इमेज के इतना ऊपर नहीं रखना है। तो अभी जब हम सेंटर में इसको रखते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इमेज वाली लेयर के ऊपर एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे, सॉलिड कलर। है सॉलिड कलर जो हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे डार्क कलर। तो अब हमारे सामने 4 लेयर हैं। पहला है हमारा ऊपर वाला जो टाइटल लेयर है, उसके नीचे हमारा जो है वो सब्जेक्ट लेयर है, उसके नीचे हमारा जो है वो अभी हमने जो ऐड किया है वो सॉलिड कलर लेयर है, और उसके नीचे हमारा बैकग्राउंड लेयर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक नया ऑप्शन अब सीखने को मिलेगा कि यहाँ हमारे सामने ओपेसिटी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम इसकी ओपेसिटी को जब डाउन करेंगे तो ओपेसिटी का मतलब है कि वो उसकी ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव कर रहा है। 40% के अराउंड हम करेंगे तो हमें दिखेगा कि हम यहाँ पे 40% अगर इसको रखते हैं तो इस केस में हमारा इमेज भी पीछे वाला विजिबल है और हमारा टेक्स्ट की विजिबिलिटी भी हमने यहाँ पे इम्प्रूव कर दी है। तो इस तरह से भी हम कलर कलर एडजस्टमेंट लेयर लगा के और हमारे टेक्स्ट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप देखें तो पहला जो अभी हमने यूज़ किया, जो हमने सॉलिड कलर के एडजस्टमेंट लेयर पे यूज़ किया वो था हमारा ओपेसिटी, और उसी के ठीक नीचे एक और है वो है फिल। तो ओपेसिटी और फिल जनरली तो अगर हम यूज़ करते हैं तो अगर इसमें वापस 100% कर दूं तो आप देखोगे कि ये वापस ब्लैक कलर 100% यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। और फिल से अगर मैं ये चेंज करना चाहूँ तो अभी आप देखोगे कि फिल भी मेरा उसी तरह से काम कर रहा है, यानी ये भी उसकी ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव कर रहा है। दोनों ही लगभग सिमिलर काम। तो ओपेसिटी और फिल जो है किन ही पर्टिकुलर केसेस में डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग क्लास रखेंगे क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है। ये अभी हमारे सामने जो लेयर ऑप्शन पे जो मौजूद थी चीज़ें वो हमारे सामने ये फिल है, ओपेसिटी है, नीचे हमारा लेयर डिलीट है, क्रिएट न्यू लेयर है, लेयर ग्रुप है, एडजस्टमेंट लेयर है, मास्क लेयर है और लेयर इफेक्ट्स हैं, और लिंक और अनलिंक है। अब हमें अगर ग्रुपिंग करना है, मान लो बैकग्राउंड लेयर हमें अलग रखना है और बाकी वाले 3 को हम बेसिकली ग्रुपिंग सिर्फ लेयर को अरेंज करने के लिए होता है। तो हम इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल जी दबाऊँ या यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक कर दो, दोनों एक ही काम करेंगे। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो तीनों लेयर मेरी जो है वो इस फोल्डर के अंदर चलेंगे, यानी कि वो एक ग्रुप में यहाँ पे कोलैप्स हो गई हैं। और अगर मुझे देखना है तो इस एरो पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा होगा। जब भी हम कोई फोल्डर के अंदर कोई लेयर रखते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ इफेक्ट है वो पास थ्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। तो ये ब्लेंडिंग मोड है, पास थ्रू। इसका मतलब है कि अगर मैं इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट लगाता हूँ तो वो पास थ्रू होके नीचे वाले हमारे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर भी अपीयर हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैंने इसके अंदर गया और मैंने यहाँ पे लगा दिया ह्यू एंड सैचुरेशन, है ना। तो ये अभी इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। मैं इसमें कोई चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ। तो आप देखोगे सैचुरेशन जब मैं बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, अगर मैं सैचुरेशन माइनस करता हूँ तो आप देखोगे कि भले ही ये इस लेयर ग्रुप के अंदर है लेकिन वो के अंदर जो एडजस्टमेंट है उसका जो इफेक्ट है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। तो इसको अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ तो इस पास थ्रू को मैं यहाँ से क्लिक करके नॉर्मल कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको नॉर्मल करूँगा अब आप देखोगे कि सिर्फ मेरा इस ग्रुप के अंदर जितनी लेयर है ये वाला एडजस्टमेंट जो लगाया है हमने वो सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट करेगा, और उसके बाद जो नीचे लेयर है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि हमारी पीछे वाली जो लेयर है पे आप देखोगे तो अभी भी कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाला लेयर लगा रखा है इसलिए वो थोड़ा सा डिसेचुरेटेड दिख रहा है, क्योंकि हमने ब्लैक कलर का उसके ऊपर सॉलिड लेयर लगा रखा है।
ग्रुप में किस तरह से हम अपने एडजस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो हमने यहाँ से सीखा। इसको पास थ्रू अगर हम चाहें करना, हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो एडजस्टमेंट हम लगाएं वो पूरे आर्ट वर्क के ऊपर अप्लाई हो, तो हम उसको पास थ्रू कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारे ग्रुपिंग लेयर के लिए ही एलिमेंट, ये वाला जो ब्लेंडिंग मोड है वो यहाँ पे अपेयर होता है, अदरवाइज ये ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे अपेयर नहीं होता है। कंट्रोल शिफ्ट जी कर देता हूँ तो ये वापस अनग्रुप हो जाएगा। लाइक मैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं वापस अपने इसमें गया और मैंने यहाँ से एक सिंगल इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करी। तो अब आप देखोगे कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेज हैं जो कि एक इमेज है, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। एक तरह का लेंस फ्लेयर कह लो, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सा ब्लास्टिंग फ्लेयर है और ये अभी हमारे स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर है, तो इसके नीचे जो लेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जब मैं यहाँ से ओपेसिटी कम करूँगा तो पीछे उसके जो जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे अपीयर हो रही होंगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली लेयर है वो डिफरेंट वे में नीचे वाली लेयर के साथ में इंटरेक्ट करे, इसके अलावा भी उन नीचे वाली लेयर से इंटरेक्ट कराने का हमारे पास ऑप्शन है, वो है हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो ये हमारे पास बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है, इन पे जब हम क्लिक करेंगे तो नॉर्मल में तो हमारा जो नॉर्मल दिखाई दे रहा था वैसे ही है। डिज़ोल्व पे जब हम जाएंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। तो डिज़ोल्व बेसिकली ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी के साथ में ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तो उसको मैं अभी आगे समझाता हूँ। लेकिन इसके नीचे देखें तो डार्कन, तो ये जो भी हमारा लेयर है उसको डार्क करेगा, यानी कि उसके अंदर जो भी डार्क वाले पिक्सल्स होंगे उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक इसके नीचे, लेकिन ठीक इसके नीचे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई भी डार्कन का ही, डार्कन वाले ही आप देखोगे तो ग्रुप का है, तो ये सारे डार्क करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई भी उसी तरह से काम करता है, ये भी पिक्सल्स को डार्क करेगा और पीछे वाली जो लेयर है उसके साथ में उनको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, यानी कि जो कलर पीछे है उसको इसको ज्वाइंट करके जो नया कलर होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मल्टीप्लाई करेगा। कलर बर्न जो करता है ये कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेगा। लीनियर बर्न जो है और फर्दर एड ऑन कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेगा। और डार्कर कलर जो है ये, और जो डार्कर ऊपर जो हमारा पहला वाला ऑप्शन था उसी का एक्सट्रीम जो है वो डार्कर कलर है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रीम है, एक्सट्रीम है, और ये नीचे उसके बेसिकली ये सब एक ही ग्रुप के ऑप्शन है लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी के साथ में आपके सामने काम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अगर हम कोई यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक इससे उल्टे ऑप्शन, यानी कि ये डार्कर हैं तो उसके नीचे वाले जो है लाइटन वाले ऑप्शन है। तो उस इमेज को अगर मुझे लाइटन करना है तो लाइटन जब मैं करूँगा तो वो उसके वाइट वाले पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा और बाकी ब्लैक वाले जितने भी हैं उनको ट्रांसपेरेंट कर रहा होगा। तो आप देखोगे सेंटर में जो वाइट स्पार्क था वो विजिबल है, लेकिन ऊपर वाले जो डार्क कलर थे वो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहे हैं। स्क्रीन में करूँगा तो ये इसी लाइटन का एक्सट्रीम है, और उसके नीचे फिर और जाऊँगा तो कलर डॉज ये और एक्सट्रीम है, देन कलर लीनियर डॉज और एक्सट्रीम है, देन लाइटर कलर इसका ठीक एक्सट्रीम है। तो ये बेसिकली इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है एक तरह से। तो हम इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं और स्क्रीन यूज़ करते हैं। रेस क्रिएट करनी है तो लाइटन या स्क्रीन बेस्ट ऑप्शन है, स्क्रीन करेंगे और इस लेयर को हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट लेयर के नीचे ऐड कर देंगे, इसके ऊपर रखते हैं ताकि वो विजिबल रहे। इंटरेक्शन है वो स्क्रीन ना होके और कोई करना चाहे तो हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको ल्यूमिनेस कर सकते हैं, ल्यूमिनेस करेंगे तो वो सिर्फ उसके लाइट्स को ऐड करेगा, ना कि उसके कलर्स को ऐड करेगा। और हम कलर करेंगे तो वो सिर्फ कलर को ऐड करेगा, ना कि लाइट को ऐड करेगा। तो इस तरह से भी यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते। तो आप देखोगे कि इसके कलर्स को वो इमेज पे नहीं ऐड कर रहा है, सिर्फ उसके रेस जो हैं, लाइट रेस जो हैं वो उनको यहाँ पे ऐड कर रहा है। नीचे वाला जो हमने यहाँ पे लेयर क्रिएट किया था नॉर्मल वाला, इसको भी हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये और अच्छे से इस पर विजिबल हो रहा होगा। कलर बर्न कर सकते हैं, लीनियर डार्क कर सकते हैं, डार्कर कलर कर सकते हैं। आप देखोगे कि इसके साथ में ये थोड़ा सा आप प्ले करके देखोगे तो इसके इफेक्ट्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे कि किस तरह से ये इसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको और इन डिटेल में समझाने के लिए एक पूरी क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि हम इसको फर्दर टेक्निकली समझें कि किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके लिए एक अलग क्लास हम लोग रखेंगे दोस्तों। आज मैं आपको इसमें सिर्फ बेसिक्स समझा दे रहा हूँ, आप इसके साथ में एक बार इंटरेक्ट करके ज़रूर देखना। अगली क्लास में जब हम इसको समझेंगे तो मैं आपको इसको और फर्दर डिटेल में समझाऊंगा। तो इसको मैं अभी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पीछे वाली जो लेयर है हमारा थोड़ा डार्क हमने किया ताकि हमारे टेक्स्ट की जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाए। और इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करके जो हमारा नीचे की तरफ जो एक ऑप्शन बच रहा था, ये था हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो इस पर जब डबल क्लिक हम करेंगे तो भी हम सेम ब्लेंडिंग ऑप्शन में के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने ड्रॉप शेडो, इतने सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है। इनको भी आप एक बार यूज़ करके देखना।
बहुत ही आसान है। जैसे कि मुझे इसके नीचे अगर शेडो ऐड करना है तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो है, जैसे ही ड्रॉप शेडो पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे नीचे एक शेडो ऐड हो गई है। और इसके ऊपर मैं जब यहाँ पे इस पैनल पे सिलेक्ट करके रखूँगा तो यहाँ उसके ऑप्शन अपीयर हो रहे होते हैं। तो इसको यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रखना है, कितना स्प्रेड करना है, कितना उसका साइज़ रखना है और उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, यानी कि वो किसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है, वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और जब मैं इस पर काम कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ डायरेक्टली क्लिक करूँगा तो भी मैं इसको यहाँ से ड्रॉप शेडो को अपने कर्सर के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ। उसका मुझे कोई कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे ये ड्रॉप शेडो, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको भी हम एक अलग क्लास के लिए रखें क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो लेकिन मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए कि ये किस तरह से काम करता है, यहाँ से ओके करूँगा तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है वो जो भी आपकी लेयर है उसके नीचे यहाँ इफेक्ट्स में दिखा रहा होगा कि यहाँ ड्रॉप शेडो, इसको बंद करेंगे तो आप वो ऑप्शन यहाँ पे जो इफेक्ट लगाया हुआ है दिखाना बंद कर देगा। तो आइस बेसिकली जितने भी ऑप्शन या जितने भी फिल्टर या जितने भी इफेक्ट्स हमने लगाए हैं वो हमें यहाँ अपेयर होना है, वो उन्हें दिखाना है या नहीं दिखाना है, उसको आइस को क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे दिखाना बंद कर देगा। तो लेयर पैनल में दोस्तों इतनी ही चीज़ें हैं जो कि आज हमने समझी हैं। तो बेसिकली लेयर पैनल का हम उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम हमारा जो ओरिजिनल इमेज है वो एज इट इज़ वैसा का वैसे ही रहे, लेकिन हम उसके फर्दर जितनी भी चीज़ें ऐड करते हैं उन्हें हम नई लेयर में ऐड करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर लेयर को डिस्टर्ब किए बिना उसके ऊपर जो है एलिमेंट ऐड करें और एक कंपोजिशन को क्रिएट करें। तो लेयर पैनल हमारा इसलिए काम करता है। और जब भी हम यहाँ पे कैनवास पे चीज़ें मूव कर रहे होते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि लेयर पे हमारी लेयर वो सिलेक्टेड है या नहीं। जब मूव टूल पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट एक यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं जब भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली लेयर मौजूद है उस पर वो सिलेक्ट कर लेगा उसको। जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देखोगे कि उसने वो रेज वाला लेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने यहाँ सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो उसने मॉडल को सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया तो उसने टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल तो होता है, लेकिन जब लेयर पूरी तरह से कवर्ड अप हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो लेयर है इसने पूरे कवर अप कर रखा है तो मुझे उसके पीछे वाला लेयर यानी कि बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कितनी बार क्लिक करूँ वो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। उसके लिए ऑप्शन ये है कि मैं इसको यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को मैं बंद कर दूँ और यहाँ से मैं फिर चाहे बैकग्राउंड को अगर मूव करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड को यहाँ सेलेक्ट करके मूव करना है, वहाँ सेलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ पे मैं उसको मूव कर सकता हूँ। तो ये आप चेक कर लेना कि आपका ऑटो सेलेक्ट ऑन है कि ऑफ है, तो उसको अपनी यूज़ केस के हिसाब से ऑन और ऑफ आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शन है ये सिर्फ फिल्टर है दोस्तों, कि अगर मुझे सिर्फ इमेज वाली लेयर देखनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखो सिर्फ इमेज वाली लेयर दिखा रहा है, बाकी लेयर भी यहाँ पे भी मौजूद है। तो ये सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए। टाइप लेयर पे क्लिक कर दूंगा तो टाइप लेयर दिखाना चालू कर देगा, शेप लेयर पे क्लिक कर दूंगा शेप लेयर दिखाना चालू कर देगा। तो ये सिर्फ फिल्टर हैं फर्दर जिन पे जिससे हम इस जब बहुत सारी लेयर हो जाती हैं तो अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कितने इसमें टाइप लेयर हैं, लाइक हमें बहुत सारे टाइप लेयर है जिसमें से हमें सिर्फ एक कोई टेक्स्ट को ढूंढना है तो हम यहाँ पे टी पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ टाइप लेयर ही यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे एक और तरह की लेयर होती है जो कि होती है शेप लेयर, यानी कि जब मैं यहाँ से कोई शेप क्रिएट करता हूँ, ये जो नीचे हमारे पास रेक्टेंगल है, एलिप्स है और पॉलीगॉन है, इनमें से जब मैं कोई शेप क्रिएट करता हूँ, यानी कि यहाँ मैं जब मान लो ये एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ तो आप देख यहाँ पे शेप लेयर के अंदर यहाँ नीचे इस तरह का ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होता है, तो ये एक शेप लेयर है। तो शेप लेयर का बेसिक मतलब ये है कि शेप लेयर जो है ये वेक्टर शेप लेयर है, तो इसको मैं इसके साथ पे इसके ऊपर आप ब्रश वगैरह नहीं चला सकते हो ना। ये जो ब्रश चलाओगे तो ये आप देखोगे इसके ऊपर नहीं चला रहा है क्योंकि ये वेक्टर लेयर है। इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, या अगर यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी पैनल पे देखोगे तो यहाँ भी हमारे पास कलर के काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने इसको यहाँ पे ये कलर किया और इसको टेक्स्ट के मैं नीचे लेके जाता हूँ, अगेन इस पर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन जो चाहे यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ये जो भी आप चाहो यहाँ से लगा के इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो भी हम जब ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाएंगे तो वो बेसिकली इस लेयर का जो भी कंटेंट है उसको इसके नीचे वाली लेयर के साथ में ब्लेंड कर रहा होता है, मिक्स कर रहा होता है, तो वो उसका इंटरेक्शन करा रहा होता है। तो इस तरह से हम ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ से लेयर को डिलीट करना है तो सिर्फ क्लिक करके लेके जाना है और इस रिसाइकल बिन के आइकन पे क्लिक करते जाना है, तो ये सारी लेयर्स हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। और अगर हमें उस पर नहीं जाना है तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके डिलीट बटन दबाएंगे कीबोर्ड पे, तो भी वो यहाँ से डिलीट करता जाएगा। तो इस तरह से भी ये हमारे यहाँ से डिलीट होती जाएंगी। अगर मैं इसके ऊपर कोई फ़िल्टर लगा रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली कोई फ़िल्टर लगाता हूँ, यानी कि मैंने इस पर ब्लर लगा दिया, तो जब मैं यहाँ से ब्लर लगा देता हूँ तो ये मैंने ब्लर लगा दिया, ओके कर दिया,
तो ये परमानेंटली इसको उसने डैमेज कर दिया, यानी कि अब मैं इसको वापस से क्लियर करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसको मैं अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब हम कोई फ़िल्टर लगाते हैं, जैसे कि हमने एडजस्टमेंट लगाया था, ये ठीक वैसे ही काम कर रहा था। यानी कि जब यहाँ पे अगर मैं कोई ब्लर लगा दूँ, ब्लर में गया मैंने यहाँ पे ब्लर किया गॉसियन ब्लर, तो मैं इसको कितना ही बढ़ा दूँ, है ना, मान लो मैंने इतना ब्लर इस पे लगा दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अरे यार ये ज़्यादा हो गया है, फ्यूचर में इसे कम करना है, एडजस्ट करना है, तो आप देखोगे यहाँ स्मार्ट फ़िल्टर बनाने के जहाँ तो अब आप यहाँ देख पा रहे होगे कि इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के कारण क्या होता है कि इसके साथ जो भी इफेक्ट्स मैं लगा रहा हूँ वो यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर की तरह ऐड हो रहे हैं। यानी कि इसको मैं डबल क्लिक करके वापस से कम ज़्यादा एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ। तो ये वाला जो नॉन डिस्ट्रक्टिव ऑप्शन है ये हमेशा यूज़ करिए कंपोजिशन के लिए। कभी भी डायरेक्टली यहाँ से फ़िल्टर मत लगाइए या कभी भी डायरेक्टली यहाँ से एडजस्टमेंट मत लगाइए इमेज के ऊपर। ये जो एडजस्टमेंट है, हमेशा पहले उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए, उसके बाद में उस पर फ़िल्टर और एडजस्टमेंट आप ऐड करिए। एडजस्टमेंट तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, तो ये भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव ही है, लेकिन फ़िल्टर लगाने के लिए आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उस पे स्मार्ट फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों लेयर के सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। इसको आप एक बार यूज़ करके देखिए, इसके साथ में जस्ट प्ले करिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और लेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। हम जो भी कंपोजिशन क्रिएट करेंगे तो हमें लेयर एक तरह से मैंडेटरी ऑप्शन है जिसे हमें यूज़ करना ही होगा। अदरवाइज़ हम अपने इमेज को नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं रख पाएंगे, यानी कि हमने उसके ऊपर कोई चेंज अगर कर दिया तो वो परमानेंट उस पर अप्लाई हो जाएगा, जिसको हम बाद में चाहें अगर उस पर से रिमूव करना या उसको कुछ एडजस्ट करना चाहें, थोड़ा उसका इफेक्ट कम करना चाहें, तो वो सारे ऑप्शन हम डायरेक्टली इमेज के ऊपर कोई चेंज कर देते तो वो हमें नहीं मिल रहे होते हैं। तो इसलिए हमें लेयर्स का उपयोग करना है जब भी हम कोई कंपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको आज क्लास पसंद आएगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट ऑप्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।